नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत आम है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज बात थैलेसीमिया की, जिसे लेकर लगातार जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे खून में होती है और इसके कारण लोगों को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। भारत की अगर बात करें तो थैलेसीमिया एक बड़ी समस्या है। इसे हमारे देश को थैलेसीमिया की कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मामले होते हैं थैलेसीमिया से जुड़े। भारत में हर साल लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। इसके अलावा अनुमान है कि हमारे देश में लगभग 40 मिलियन लोग थैलेसीमिया माइनर के वाहक हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हल्का एनीमिया या गर्भावस्था के दौरान समस्याएं। और ये लोग अक्सर अनजाने में इस बीमारी के वाहक होते हैं और अपने बच्चों में इसे पहुंचा सकते हैं। थैलेसीमिया, जैसे मैंने कहा, कि 2 तरह का होता है, मेजर और माइनर। और मेजर में बच्चों को बचपन से ही बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। माइनर में लोगों में लक्षण खास दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इस बीमारी के वाहक होते हैं। आज थैलेसीमिया के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे। लक्षण, कारण, इलाज, बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान आयुष्मान भव में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम करेंगे चर्चा। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, आपका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर तानिया चैटर्जी, जो कि रिसर्च एसोसिएट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर तानिया चैटर्जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुर्वेद का नजरिया हमें समझाने के लिए डॉक्टर राजगोपाल आईएएस जुड़े हुए हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं और साथ ही हेड हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर राजगोपाला। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, आपसे शुरुआत करूंगी और जाहिर तौर पर पहले हम समझेंगे कि आखिर थैलेसीमिया है क्या और ये कितने प्रकार का होता है। हमने 2 प्रकार की बात की, वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? देखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि 2 तरीके से रहता है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। आज का डेट में हम लोग इसको ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया या फिर नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया बोलते हैं। ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाने की जरूरत। तो जो थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ रहते हैं, उनको 4 से 6 महीना या पहले साल में ही खून चढ़ाने की रेगुलर ज़रूरत पड़ने लगती है। तो शुरुआत में 4-6 हफ्ते में और बाद में 3 से 4 हफ्ते में इनको बच्चों को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये ज़िंदगी भर के लिए रहती है। इसके साथ जो है, खून चढ़ाने के साथ जो आयरन जो है बॉडी में बढ़ने लगता है, तो उसके लिए आयरन कम करने की दवाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट या नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। ये जो मरीज़ रहते हैं, इनमें ये थोड़ा मध्य स्तर का बीमारी रहता है, जिनमें मरीज़ों को कभी कभी खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे साल में 1-2 बार हुआ। बीमारी के कारण, सर्जरीज वगैरह के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट रहता है थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये जो लोग रहते हैं ये थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं या वाहक होते हैं। जब 2 थैलेसीमिया ट्रेट के बच्चे रहते हैं, तो उनमें अराउंड 25% चांस होता है कि उनमें से एक बच्चा जो है थैलेसीमिया माइनर से की जगह मेजर की तरह हो सकता है। तो ये एक इस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई थैलेसीमिया माइनर है या थैलेसीमिया ट्रेट है, तो हम लोग अपना ये शादी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीज़ें टेस्ट करके रखें कि आपके जो स्पाउस हैं उसको भी थैलेसीमिया माइनर ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर राजगोपाला, आयुर्वेद कैसे इस बीमारी को देखता है? देखिए, थैलेसीमिया एक नया बीमारी है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। आयुर्वेद में खासकर थैलेसीमिया का मिमिकिंग, थैलेसीमिया जैसे व्याधियों का उल्लेख दिया हुआ है। पांडु बोल के नाम पे दिया है। पांडु कामला बोल के एक डिसीज ग्रुप आता है, उसके अंदर कुंभ कामला, हलीमका इत्यादि अलग अलग संस्कृत शब्दों में दिया हुआ है। उसका लक्षण जो है वो थैलेसीमिया में मिलता जुलता है। और थैलेसीमिया मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट जो है, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, उसका सीवियरिटी के अनुरूप से। खासकर एग्जैक्ट एक डिजीज इसका मिमिकिंग ऐसे तो नहीं है, बट चिकित्सा जब करना आता है तो हम हमारा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसको आधार रखते हुए, उसको लक्षणों को देखते हुए हम चिकित्सा करते हैं। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, खून चढ़ाना ही थैलेसीमिया मेजर का ट्रीटमेंट है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो आरोग्य का स्तर बढ़ाना, ये जो करना है, यो आयुर्वेद का जो औषधियाँ उसको ऐड करने से हो जाता है। इसके ऊपर हम काफ़ी सारा रिसर्च भी हो चुका है, हो भी रहा है अभी।
ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, रिसर्च क्या कह रही हैं। अब हम जानेंगे होम्योपैथी का नज़रिया। जाहिर तौर पर जो बेसिक्स हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तीनों ही पैथी में लगभग सेम हैं, लेकिन होम्योपैथी इसको किस तरह के अप्रोच के साथ देखता है अगर थैलेसीमिया की हम बात करते हैं तो? थैंक यू प्रीति, आपका जो सवाल था बहुत ही अच्छा सवाल था। तो होम्योपैथी का यहाँ पे जो रोल होता है वो कभी भी जो मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट है उनको रिप्लेस करना नहीं होता। अभी जो पूरी विश्व है वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरह बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो होम्योपैथी का जो रोल है, जो मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, उसके साथ एज एड ऑन और एडजुवेंट ट्रीटमेंट होम्योपैथी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपके जैसे कि मुकुल सर ने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूशंस की ज़रूरत होते हैं, सिम्टोमेटोलॉजिकली जो पेशेंट के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। जैसे सर ने बोला अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हो, तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूशन के चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जुड़ जाते हैं। तो वो होम्योपैथी मेडिसिन का ये होता है कि आप कितना वो ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशंस के जो गैप है, जो कि मान लीजिए 2 हफ्ते 4 हफ्ते में आप ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं, उस गैप को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मतलब 2-4 हफ्ते को हम कैसे 6 हफ्ते या फिर 8 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा खींच सकते हैं, और उसके चलते जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम किस हद तक रोक सकते हैं। तो होम्योपैथी का रोल ये है कि सिम्टोमेटिकली पेशेंट को कैसे रिलीफ किया जाए, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव किया जाए, और साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है हम किस हद तक उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में और हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आप लोगों ने टाइप्स के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है थैलेसीमिया में जो हमें खून बदलना पड़ता है। आपने जो इंटरमीडिएट बताया, मेजर माइनर के बारे में बताया, उनमें अलग अलग क्या होता है? देखिए, जो थैलेसीमिया जो है, जो खून के अंदर जो रेड सेल्स होते हैं उसका बीमारी है। तो इसके अंदर जो खून, जो रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 चेन्स रहती हैं, अल्फा और बीटा चेन। तो थैलेसीमिया जो है, इन दोनों में से कोई भी चेन अगर ठीक से नहीं बन रही तो उसको हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं। तो अगर एक चेन, जो बीटा चेन, जो हम लोग बीटा थैलेसीमिया सबसे कॉमनली यूज्ड या टर्म है या कॉमन बीमारी है, उसमें बीटा जो चेन होती है हीमोग्लोबिन की वो नहीं बन रही होती हैं। अब अगर ये पार्शियल तरीके से बनती हैं तो वो इंटरमीडिएट की तरह रह सकता है, बिल्कुल नहीं बनती हैं तो ऐसे में हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, वो बनना धीरे धीरे बच्चे में बंद हो जाता है। तो यूजुअली इस वजह से उसको 4 से 6 महीने के होने पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। थैलेसीमिया ट्रेट में जो है चेन्स बन रही होती है, थोड़ा सा कम मात्रा में रहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा। तो अलग अलग तरीके से जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, अलग अलग चेन्स के म्यूटेशंस के कारण ये कंबाइंड स्टेट में जो है मिश्रित रूप से इसका सीवियरिटी थोड़ा हो जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि भारत जो है वो इस बीमारी की कैपिटल है, यानी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही इसके मरीज़ हैं, और बहुत से लोग हैं जो ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, थैलेसीमिया के बारे में सुनते होंगे, लेकिन उन्हें खुद ही ये नहीं पता होगा कि वो थैलेसीमिया के वाहक हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या अवेयरनेस की कमी है इसलिए हमारे देश में केसेस ज़्यादा हैं, या और कोई वजह है? थैलेसीमिया यूनिवर्सल बीमारी है, लेकिन इसका जो प्रेवलेंस जो है थैलेसीमिया ट्रेट का, ये कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है, कुछ में थोड़ा कम है। तो देर कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसमें 2-3% पॉपुलेशन में थैलेसीमिया ट्रेट रहता है, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें 15-20% तक भी थैलेसीमिया ट्रेट जा सकता है। तो ऐसे में अगर अवेयरनेस का कमी डेफिनेटली है, क्योंकि सब लोग अपना जेनेटिक टेस्ट नहीं कराते हैं। आज भी हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनका जेनेटिक टेस्ट नहीं हुआ होता। जब बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर के, तो दोनों ही पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं कि ये चीज़ हमें पहले पता ही नहीं था। तो इसका बहुत ही सरल सॉल्यूशन, सरल तरीका है टेस्ट करने के लिए। आपका जो बेसिक ब्लड टेस्ट है CBC, जिसमें ब्लड के और टेस्ट किए जिसमें हीमोग्लोबिन और RBC के अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो देखे जाते हैं, उससे कुछ हद तक डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि इस मरीज में थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो डेफिनेटिव टेस्ट है वो HPLC टेस्ट रहता है। तो HPLC या फिर टेस्ट में उससे हमें A2 जो हीमोग्लोबिन है वो इसमें थोड़ा बड़ा होता है, और उससे हम लोग काफ़ी हद तक थैलेसीमिया ट्रेट को डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो बाकी जो थैलेसीमिया मेजर के लिए वो उसका डायग्नोसिस भी HPLC टेस्ट से ही रहता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन, जो फीटल हीमोग्लोबिन है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़ा रहता है। अच्छा, और जो मेजर वाली आप बात बता रहे हैं, वो बिल्कुल छोटे बच्चों में ही पता लग जाता है? बिल्कुल, ये यूजुअली
6 से 8 महीने तक बच्चों में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत आने लगती है। 1 साल से पहले ज़्यादातर बच्चों को 1-2 यूनिट खून उससे ज़्यादा चढ़ चुका होता है। ठीक है। और जैसे आयुर्वेद के ज़रिए डॉक्टर राजगोपाल आप बता रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है और इसे मैनेज भी किया जा सकता है आयुर्वेद के ज़रिए। तो ऐसा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की मैं अगर बात करूँ आयुर्वेद के अंदर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनाई जाती हैं? देखिए, एक तो डायग्नोसिस बराबर होना चाहिए। डायग्नोसिस तो जो अभी कन्वेंशनल मेथड में जो डायग्नोसिस है वो इसे ही करते हैं, उसी डायग्नोसिस के ऊपर ही हमारे पास जो मरीज आते हैं डायग्नोस्ड केसेस। और दूसरा है कि थैलेसीमिया माइनर वाले तो प्रश्न लेके आते हैं क्या करना है, ये कम हुआ है बोल के। वहाँ पे हम खून बढ़ाने वाला जो सेफ ड्रग्स बोल के बोलते हैं वैसे ड्रग्स थेरेपी देते हैं, सपोर्टिव न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। और जहाँ पे मेजर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाया हुआ ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनमें ये जो खून चढ़ाने का, जैसे मैडम बोल रहे थे, उसके इंटरवल को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे हर्बल या ऐसे आयुर्वेदा ड्रग्स है जिससे हम उसका थोड़ा वेरिएशन करा सकते हैं। जैसे 1 दिन 2 दिन का डिफरेंस भी आया तो उसका टोटल रिक्वायरमेंट ब्लड खून का जो है उसका यूनिट बहुत कम होगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो एक तो खून का रिक्वायरमेंट कम होगा, दूसरा उसका जो बार बार बीमार पड़ना और जो लोहा आयरन शरीर में डिपॉजिट होकर जो होने वाला प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाता है। और दूसरा तीसरा पहल ये है कि जो आयरन को निकालना है, कीलेशन बोलते हैं, जो कीलेशन ड्रग्स देते हैं वो भी ज़्यादा टाइम तक अगर लेते हैं तो उसका आड असर होता है, एडवर्स इफेक्ट्स होता है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। सिंपल डाइटरी थिंग्स, अभी दवा का नाम तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कंसल्ट करके लेना है, फिर भी बोलना है तो आंवला है, हल्दी है, ऐसे चीज़ों से ही दवा बनता है एंड ऐसे चीज़ों ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। ठीक है। और जब होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, आपने शुरू में भी कहा था कि बहुत सारे रिसर्च हैं जो की गई हैं, उनके बारे में बात करूंगी। अगर आप शुरू में मुझे थोड़ा बताएं कि सिम्टम्स को लेकर ऐसे क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जिनसे पता लगता है कि ये थैलेसीमिया हो सकता है, और उसको भी हम कैटेगरी वाइज करते हैं। जो मेजर हैं वो तो जाहिर तौर पर छोटे ही बच्चों में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते होंगे, माइनर को लेकर भी क्या सिम्टम है, या बीच में जो इंटरमीडिएट हम बात कर रहे हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से अलग होते हैं? जो सिम्टम्स है, पहली बात तो ये है कि स्क्रीनिंग यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कि जितना जल्दी आप कोई एक थैलेसीमिया पेशेंट को स्क्रीन कर पाओगे, उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। तो मेजर जो सिम्टम्स आते हैं कि ये थैलेसीमिया मेजर हो, इंटरमीडिया हो या फिर माइनर हो, एक जो कॉमन होते हैं दैट इज़ एनीमिया, जहाँ पे खून की कमी होती है। मगर जो थैलेसीमिया मेजर केसेस होते हैं, ये जो एनीमिया पाया जाता है वो सीवियर होता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल बिलो 7 mg पर डेसीलीटर हो जाता है। इंटरमीडिया में इन बिटवीन रहता है 7 to 10, और मे बी इन केस ऑफ द थैलेसीमिया माइनर वहाँ पे एनीमिया थोड़ा माइल्ड लेवल में होता है, मोर देन 10 mg पर डेसीलीटर। ये थोड़े कुछ डेटा है जो कि देखा जाता है। इसके साथ जो थैलेसीमिया मेजर होता है वहाँ पे हेपेटोस्प्लेनोमेगाली देखा जाता है, जो आपके लिवर होते हैं और स्प्लेन होते हैं, उसका जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उससे काफ़ी हद तक ये बढ़ जाते हैं। बट इंटरमीडिया में ये हेपेटोस्प्लेनोमेगाली आपको उतना नहीं मिलेगा और माइनर में ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा। और जो मेजर होते हैं उसमें बच्चों के, जैसे कि मुकुल सर ने बोला कि बहुत अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाते थैलेसीमिया मेजर, तो उसमें डेवलपमेंटल जो ग्रोथ स्केलेटल सिस्टम्स होते हैं उसके ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो स्टंटेड ग्रोथ रहता है। मगर इन केस ऑफ अगर इंटरमीडिया देखते हैं या फिर माइनर देखते हैं, उसमें ग्रोथ इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो इन केस अगर कोई भी थैलेसीमिया हो, यहाँ पे जो मेन चीज़ होता है कि आप जल्द से जल्द पेशेंट को स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट आपको पता चल जाता है। मगर माइनर और इंटरमीडिया जो है, ये दो जो क्लासिफिकेशन है, इसको स्क्रीनिंग से ही आपको पता चलेगा। तो टाइमली स्क्रीनिंग, एंटीनेटल केयर की बात करें अगर हम, प्रेगनेंसी के टाइम जब हम प्रेग्नेंट को, एक मदर को बोलते हैं कि आपको इतने विजिट्स चाहिए एंटीनेटल केयर में, तो ये बहुत एक अच्छा टाइम होता है कि आप स्क्रीनिंग कर लीजिए। अगर मदर के अंडर कोई एनीमिया, सीवियर एनीमिया जो कि मेडिसिन सप्लीमेंटेशन के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि ये कैरियर हो सकता है, तो एंटीनेटल पीरियड में स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मदर मान लीजिए कोई थैलेसीमिया कैरियर हुआ एंड हस्बैंड भी थैलेसीमिया कैरियर है, माइनर पेशेंट है, तो उनके एक प्रेगनेंसी में 25% चांसेस होते हैं कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर आ जाए। तो अगर दोनों पेरेंट्स की सहमति हो तो पेशेंट को काउंसलिंग किया जाता है
फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, और नहीं तो आगे तो डेवलपमेंट बहुत सारे हुए कि जेनेटिक काउंसलिंग में हम जा सकते हैं। मुकुल से मुझसे ज़्यादा बोल पाएंगे इस बारे में। मैं चाहूँगी सिम्टम्स को लेकर भी आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें। जैसे इंटरमीडिया की जब बात हो रही है, खासकर मैं इनके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जो मेजर हैं वो बच्चे को ही पता है, 6 महीने के बाद ही आप कह रहे हैं ज़रूरत है। माइनर वालों को तो बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, और ख़ासकर जब प्रेगनेंसी के टाइम जो टेस्ट होते हैं तब जाकर कईयों को पता लगता है कि वो इसका ट्रीट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंटरमीडिया के बारे में थोड़ा मुझे समझाइए कि इनको कब पता लगता है, क्या ऐसे सिम्टम्स और हैं, अगर वो दिखाई दें तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। माइनर के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रेगनेंसी में अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो एक मौका है, बट कई बार तब तक बात आगे निकल चुकी होती है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में पहली बार आपको पता चले कि आप ट्रेट हैं, आप उस टाइम पर हस्बैंड का चेक करो तो उसमें कभी कभी बहुत टाइम निकल चुका होता है। तो आइडियली ये चीज़ें प्री मैरिटल होना चाहिए। इसीलिए जगह जगह हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में लिखा होता है कुंडली बाद में मिलाएं, पहले से थैलेसीमिया रिपोर्ट देखें और वो मिलाएं। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है ये, और ये ज़रूरत भी है आज की डेट में। चलो, ये तो जो माइनर जो है वो एकदम ही एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, हम लोगों की तरह है। हो सकता है जैसे हम में से भी किसी को थैलेसीमिया माइनर हो, मैं खुद थैलेसीमिया ट्रेट है मुझे, तो आपको देखे तो इसीलिए एकदम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं माइनर के जो लोग रहते हैं। इसके अपोजिट जो इंटरमीडिया के जो मरीज रहते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको कभी कभी खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी बॉडी में भी जो खून का जो टूटना है, जो रेड सेल्स का टूटना है और प्रोडक्शन जो है वो डिफेक्टिव होता है। तो खून थोड़ा ज़्यादा मात्रा में टूट रहा होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, जैसे मैडम ने बताया, बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, तो इस वजह से स्प्लीन इनका बढ़ने लगता है। ठीक है, जॉन्डिस इनको रहता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है कि खून कम रहे, जॉन्डिस रहे, स्प्लीन बढ़ने लगे। कभी कभी इनमें जो है खून जो है हड्डियों में अलग अलग जगह बढ़ने के कारण, जिसको हम लोग सूडो ट्यूमर बोलते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। और ऐसे मरीजों में जो इंटरमीडिया के मरीज होते हैं उनमें एक अनोखे मैकेनिज्म से आयरन बिना ट्रांसफ्यूजन के भी इकट्ठा होने लगता है, तो उसके भी सिम्टम्स कभी कभी इन मरीजों में देखे जाते हैं। जो थैलेसीमिया मेजर है उनमें तो रेगुलर खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, बिना खून चढ़ाए लाइफ सस्टेन करना लगभग नामुमकिन रहता है। तो या तो उनका पक्का इलाज जल्दी किया जाए या फिर उनको रेगुलर खून चढ़ाया जाए। अमूमन 1.5-2 साल होने के बाद जब आयरन इकट्ठा होने लगता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। जो आयरन है ये लिवर पे, हार्ट पे, एंडोक्राइन ऑर्गन्स पे, जैसे कि पैनक्रियाज हुआ, थायराइड हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, इन सब जगह इकट्ठा होने लगता है। तो उसको कम करने के लिए किलेशन की दवाई चालू की जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो किलेशन जो है टैबलेट्स आजकल कॉमनली दिया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्राओं में तो फिर उसके इंजेक्शंस भी हैं। तो ये जो मेन जो है थैलेसीमिया का जो मैनेजमेंट जो रहता है, कम्युनिटी मेडिसिन जो है अगर हम लोग बोले तो ट्रांसफ्यूजन और किलेशन के अराउंड घूमता है। इसके सिवा बहुत अलग अलग एडवांसेस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर डॉक्टर हम आज मैसेज दे रहे हैं अपने प्रोग्राम के जरिए, तो जो मेजर है उन्हें तो हम दे ही रहे हैं कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव करें और कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज हमें फोकस उनके बारे में करना है जो हो सकता है माइनर हो या इंटरमीडिया हो, और उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके बारे में जागरूक होकर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये हमारा फोकस आज ज़्यादा है इस कार्यक्रम में कि अपना टेस्ट एक बार ज़रूर करवाएं और ये जानें कि कहीं थैलेसीमिया के वाहक आप तो नहीं हैं, और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर राजगोपाला, जो आपने कहा कि हम मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन किस तरह से मुझे थोड़ा सा समझाइए जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है ख़ास तौर पे, वो क्योंकि आप लोगों ने आयरन को लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं, वो कितना ज़रूरी हो जाता है, और आयुर्वेद एक तरह से उसके बचाव में या कहीं उसके इलाज में कितना सार्थक होता है, इसको लेकर भी क्या कोई रिसर्च है? डेफिनेटली काफ़ी रिसर्च वर्क हो चुका है। मैं भी थैलेसीमिया मेजर का रिसर्च वर्क का पार्ट बन चुका हूँ। अगर भारत में देखा तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसका नेक्स्ट पोजीशन आता है गुजरात में। तो मैं गुजरात में 15 साल जामनगर में था। लगभग 430 पेशेंट वहाँ रजिस्टर्ड है थैलेसीमिया वाले, और हम जैसे मैडम बोले थे कि इंटीग्रेटिव अप्रोच, सामने मेडिकल कॉलेज है, इस साइड में आयुर्वेदा कॉलेज है, हम मिल के करते थे। तो उसमें पहला ये था कि मेजर पेशेंट्स है तो ट्रांसफ्यूशन हम एडवाइस करते थे, टाइम देखना है, टाइमली ट्रांसफ्यूशन करना है, खून चढ़ाना है। दूसरा ये था कि खून चढ़ाते चढ़ाते बिफोर आफ्टर हमारे पास आते थे तो हम आयुर्वेद मेडिसिन देते थे, जो आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पे ये एक रक्तज ब्लड के बीमारी है।
पित्त वृद्धि के कारण होता है, तो उसको कम करने के लिए जो द्रव्य है, जो औषधियाँ हैं, उस औषधियों को हम प्रयोग करते थे। उसमें भी ज़्यादा ध्यान देते थे कि मेटालिक प्रिपरेशंस, हेवी मेटल प्रिपरेशन, ऐसे प्रिपरेशन ना हो, जो हर्बल मेडिसिन ज़्यादा देते थे। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं। न्यूट्रिशन एडवाइस में जो बायोलॉजिकली आयरन रिच आइटम्स जो है वो देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है, मेंटेन करता है। ऐसे न्यूट्रिशनल एडवाइजर्स देते हैं। साथ साथ अगर आप थैलेसीमिया मेजर बच्चे जो 10-20 बार खून चढ़ाए वो बच्चे को देखना चाहिए, उनका स्किन में भी चेंजेस आता है। तो ये ओरा बोलते हैं या छाया बोलते हैं, जो उसमें भी चेंजेस आता है बिकॉज एनीमिया के कारण। तो उसमें भी हम आयुर्वेद चिकित्सा देते हैं साथ में, अलग अकेला नहीं, साथ में देते हैं। तो सपोर्टिव थेरेपी ज़रूर मिलता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बढ़ता है। बार बार बीमार पड़ना, बुखार होना या डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होना, थकान होना, इसमें काफ़ी कमियां मिलता है। और बहुत सारे बच्चों में हमने ये 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते का ट्रांसफ्यूशन का देखें। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन बोलते हैं, ये ब्रेकडाउन रेशियो जो है वो स्लो हो जाता है। क्यूर थैलेसीमिया मेजर का पॉसिबल हाँ एडवांस रिसर्च में है। स्टेम सेल, डॉक्टर साहब बताएंगे भी स्टेम सेल पर क्या बोल के, उसमें पॉसिबल है, अदरवाइज क्यूर बोल के पॉसिबल नहीं है। बट डेफिनेटली थैलेसीमिया मेजर के साथ साथ सही जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब होम्योपैथी की हम बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी कोई ऐसी दवा नहीं है? मेरे ख्याल से होम्योपैथी ये कहता है कि पर्सनलाइज, कस्टमाइज या हर व्यक्ति के लिए अलग वो है, क्योंकि कई लोगों में इसको लेकर भी अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक दवा अगर किसी ने ले ली तो वही काफ़ी लोगों तक चली जाते हैं और वही दवा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो होम्योपैथी की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो कितना पर्सनलाइज्ड है और कैसे इसको लेकर आगे बढ़ते हैं आप लोग? जी प्रीति, आपने बहुत सही बोला है कि होम्योपैथी जो एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या फिर हम जिसको इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, इसके ऊपर आधारित है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी 2 पेशेंट, मानिए उनके रोग सेम हो, थैलेसीमिया मेजर या फिर माइनर, 2 पेशेंट्स हमारे पास जो भी आ रहे हैं, तो उनके मेन जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स है वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। उसके स्प्लीन बड़े होंगे, उसके हीमोग्लोबिन लेवल कम हुए होंगे, इनके डिजीज़ प्रेजेंटेशन है, मगर एज ए पर्सन वो जो 2 पेशेंट्स हैं वो बहुत अलग होते हैं। इसलिए हम लोग जब होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप देखेंगे हमारा केस टेकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा जाता है। कभी कभी पेशेंट ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये बीमारी नहीं है, तो ये आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो डिटेल्ड हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसका पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, उसके ग्रोथ पीरियड के बारे में पूछते हैं, उनका जो खाना खाने का जो इच्छा है, उनको खाने में क्या पसंद, क्या नहीं पसंद, ये सब चीज़ें, उनके बाउल मूवमेंट, इसको हम फिजिकल जनरल सिम्टम्स बोलते हैं। तो ये सब हम सब कुछ इसको नोट करते हैं और वो पेशेंट एज अ मेंटली और साइकोलॉजिकल लेवल पे उनका रिएक्शन कैसे होते हैं, हम कभी कभार पूछते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट कोऑपरेट कर रहे हैं, कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो कि आप गुस्सा हो गए तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, आप चुप हो जाते हैं, आप रिएक्ट कर देते हैं, आप तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये सवाल हम काफ़ी हद तक पूछते हैं। फिर उनको अकेला रहना पसंद है, किसी के साथ पसंद है, तो बहुत मेंटल जनरल लेवल पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। और यही जो सिम्टम्स होते हैं जो एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करते हैं। जब हमारे पास सब सिम्टम्स हो जाते हैं, फिर वो हम सिम्टम्स के टोटलिटी लेके उसके लिए जो बेस्ट सूटेड मेडिसिन होता है हम वही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे कोई एक डिज़ीज़ के लिए कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता। शायद एक रोग के लिए अगर 100 पेशेंट है तो 100 पेशेंट में अलग अलग मेडिसिन शायद उसको दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिसिन दिया गया हो, फीवर हो, कोई और भी डिजीज़ हो, आपके पास कोई मेडिसिन है, ये भी हो सकता है अगर दूसरे टाइम पे आप वही सेम बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं तो वो मेडिसिन शायद आपको काम ना भी करे। तो ये हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले या फिर कोई भी मेडिसिन ले, एक बार कोई रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है हमेशा उनके साथ कंसल्ट करके फिर ही मेडिसिन लीजिएगा। ठीक है। और डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, इसके अगर कॉम्प्लिकेशन या मैं कहूँ रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो थैलेसीमिया है उसे क्या हार्ट प्रॉब्लम, लिवर डैमेज, ऐसी चीज़ों से भी जोड़ा जाता है? बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आयरन जो हर ब्लड की यूनिट के साथ इकट्ठा होने लगता है बॉडी में, आयरन को बॉडी से निकलने का कोई और अच्छा ज़रिया नहीं होता। तो ये जो आयरन है धीरे धीरे लिवर पे, हार्ट पे और अलग अलग एंडोक्राइन ऑर्गन्स में इकट्ठा होने लगता है। लॉन्ग टर्म जब ये इकट्ठा रहता है और ज़्यादा मात्रा में होता है तब ये उस ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। तो इसलिए लिवर का फेलियर, कार्डियक फेलियर, एंडोक्राइन ऑर्गन्स का फेलियर ये
कॉमनली पाया जाता है एडल्ट थैलेसीमिया या फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें अगर किलेशन ठीक से नहीं दिया गया हो या कम मात्रा में हो या फिर उनका आयरन का मात्रा बढ़ा हुआ ही रहे तो उनमें फिर इनकी कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि आयरन जमा होने लगता है, क्या इसको लेकर भी कोई सिम्टम्स दिखते हैं क्या कि ऐसा हो रहा है हमारे शरीर में? बिल्कुल। सो जैसे सर ने बताया कि एक तो स्किन में पिगमेंटेशन आने लगता है, लिवर डैमेज होता है तो उसमें पीलिया बढ़ने लगता है, लिवर के और साइन जो हैं डैमेज के आने लगते हैं। कार्डियक जो दिल पर अगर आयरन ज़्यादा जमा रहे तो हार्ट फेलियर के साइंस आने लगते हैं। हार्ट फेलियर में मरीज के पानी इकट्ठा होना, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। ऐसे ही थायराइड ग्रंथि खराब होने पर या पिट्यूटरी या पैनक्रियास खराब होने पर डायबिटीज़ के लक्षण आ सकते हैं या हाइपोथायराइडिज्म जो कॉमनली इनमें मरीजों में मिल सकता है। ग्रोथ जो है बच्चों की इफेक्ट होने लगती है, बोन ग्रोथ हो, हाइट हो, कम होने लगती है। तो अलग अलग तरीके से जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स है उनका डैमेज भी दिखने लगता है। ठीक है, और अब क्योंकि बहुत जो कॉमन सवाल हैं वो प्रश्नों के ज़रिए आए भी हैं हमारे पास मेल के ज़रिए, और उससे जुड़ा सवाल मेरा भी ही आपसे है, तो मैं चाहूँगी इसका जवाब देते हुए आप उसका उत्तर दें। अनुमिता पंडित का इन्होंने बिहार से सवाल किया। ये कह रही हैं कि मैं थैलेसीमिया माइनर की मरीज़ हूँ, मेरे पति पूरी तरह से सामान्य हैं और मैं अपने पहले बच्चे की प्लानिंग कर रही हूँ, हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि क्या मेरा बच्चा सामान्य होगा, और डिलीवरी के बाद मुझे ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो बच्चे के भी कराने चाहिए, और क्या मुझे भी और कोई टेस्ट हैं जो अभी करवा लेने चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको पता है पहले से कि आप थैलेसीमिया माइनर के मैं इसको मरीज भी नहीं बोलूँगा, आप थैलेसीमिया माइनर कैरी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपके हस्बैंड का आप थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें। जैसे कि आप खुद भी आपको लगता होगा कि कोई ऐसा मेजर सिम्टम, और हमने भी लोगों ने बताया क्योंकि थैलेसीमिया माइनर में कोई ऐसा मेजर सिम्टम या साइन ऐसा नहीं होता है, तो कोई बहुत अनोखा बात नहीं होगा कि आपके पति को थैलेसीमिया माइनर ना हो या और कोई हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर ना हो। तो इसमें ज़रूरी है अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो आपके हस्बैंड का, आपका स्पाउस का जो है, आप थैलेसीमिया के लिए टेस्ट करा ले। अगर दोनों पेरेंट्स में से एक को ही थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का चांस ना के बराबर है। बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया माइनर हो सकता है। तो बच्चे के होने के बाद कुछ 6 महीना, साल भर के बाद आप उसका थैलेसीमिया के लिए टेस्ट करा सकते हैं कि उसको थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अदरवाइज अगर केवल एक पेशेंट को थैलेसीमिया माइनर है तो उससे थैलेसीमिया मेजर होने का चांस ना के बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें से 2 सवाल हैं जो निकल रहे हैं। मान लीजिए जैसा आपने भी कहा था कि बहुत देर हो चुकी होती है, जी, पता चलता है कि माता और पिता दोनों ही माइनर हैं और बहुत संभावनाएं हो जाती हैं उसके बाद कि बच्चा मेजर हो, ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में अगर दोनों ही पेरेंट्स को पहले से, प्रेगनेंसी से पहले पता है कि वो माइनर हैं तो 25% चांस है कि बच्चे में जो है थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस हो। तो आज के डेट में प्रेगनेंसी में पहले 2 से 3 महीने में, 2 से 4 महीने में ये टेस्टिंग की जा सकती है गर्भावस्था के दौरान कि बच्चे के सैंपल लेकर एमनियोटिक फ्लूइड से या फिर विलस सैम्पलिंग लेकर हम लोग पता लगा सकते हैं जेनेटिक टेस्टों के द्वारा कि बच्चे में थैलेसीमिया के होने के कितने चांसेस हैं। तो वो म्यूटेशन टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग है जिससे हम लोग काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 95-98% तक श्योर होकर बता सकते हैं कि थैलेसीमिया जो बच्चे जो पल रहा है पेट में उसको है कि नहीं। उसके बाद हम लोग फिर पेरेंट्स के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं कि आप अगर बच्चा ग्रसित है तो आप इसको प्रेगनेंसी को आगे ले जाना चाहेंगे, और उनको ऑप्शन भी देते हैं कि अगर वो मेडिकल टर्मिनेशन में प्रेगनेंसी कराना चाहें। ठीक है, और दूसरा सवाल जो था वो भी बता दीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि आप बच्चे का टेस्ट करा लें, आप माइनर है, कहीं बच्चा भी तो माइनर नहीं है, ऐसे में इन्हें बच्चे को लेकर क्या एहतियात बरतनी है? ठीक है, बच्चे को लेकर ऐसा अगर मान लीजिए माइनर है वो, बच्चा अगर माइनर है तो आपको आगे जाकर भी बस इतना ही एहतियात है कि उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा कम होगा। 10 से 14 10 से 12 13 तक हम लोग मान के चलते हैं कि थैलेसीमिया माइनर में हीमोग्लोबिन रहेगा। जो सबसे ज़रूरी एहतियात है वो यही है कि उसका जो स्पाउस है बच्चे का, आगे जाके उसको थैलेसीमिया या और कोई ऐसा हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर ना हो। ठीक है, और क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं डॉक्टर राजगोपाला, थोड़ा सा मुझे बताइए कि यही सवाल है कि जिन बच्चों को थैलेसीमिया माइनर है उन्हें क्या आयुर्वेद के नज़रिए से आप कुछ और राय देंगे कि उनका बचपन से ही उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? आयुर्वेदिक माइनर में खासकर जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, खासकर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, चिकित्सा ऐसे ज़रूरी नहीं है। हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखना ज़रूरी है, वो कम है तो उसको बढ़ाने के लिए दवा देते हैं। जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन कॉम्पाउंड्स आता है
आयुर्वेद में भी आता है, एलोपैथी में भी आता है, होम्योपैथी में भी आता है, को दे सकते हैं। और जनरल हेल्थ सप्लीमेंट्स देना है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देना है। हाँ, ये बात ज़रूर देना है कि उसको खुद को पता होना चाहिए थैलेसीमिया माइनर है। जब शादी करने वाले हैं उससे पहले जो होने वाला उनका पार्टनर है उनका ब्लड टेस्ट जरूर कराना है। थैलेसीमिया माइनर है तो अवॉइड करना बेटर है। बिल्कुल। और एक और सवाल है, मैं चाहूँगी डॉक्टर राजगोपाल इसका जवाब भी आप दें। ये बता रही हैं कि मेरा एक 8 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब पता चला कि वो थैलेसीमिया मेजर है, और हमें ये पता चला कि मैं और मेरे पति दोनों ही माइनर हैं, इसलिए वो बेटी हमारी मेजर हुई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है, और इसका जो एक तरह से मैं कहूँगी पूरे परिवार जो तनाव से गुजरता है इसे लेकर, वो तो एक अलग पहलू है ही। 4 साल की बेटी है, उसका इलाज बहुत मुश्किल है, हमें क्या करना चाहिए? थैलेसीमिया मेजर है, मेजर डायग्नोस्ड है तो मेजर का जो चिकित्सा है वो करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके साथ साथ जो सपोर्टिव थेरेपी, एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं, ये आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या अदर नेचुरल रेमेडीज जो वो करना चाहिए। और लोगों का बात सुन के जो ग्रामीण चिकित्सा है जो एस्टैब्लिश्ड नहीं है और खून का कमी है बोल के खून बढ़ाने के लिए आयरन टॉनिक्स देना, ऐसे चीज़ नहीं करना चाहिए। सही परामर्श लेके चिकित्सा करना चाहिए। और बड़े लड़के के लिए माइनर है बोल रहे हैं तो ये मैं पहले जो बोला था वो बात याद रखना है, शादी के टाइम में जो पार्टनर आने वाली है उसको माइनर नहीं होना चाहिए। और ये पेरेंट्स को मैं एडवाइस करूँगा कि और बच्चे का प्लान ना करें। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गुजरात में एक कम्युनिटी है जो जामनगर में मेरा कॉन्टैक्ट में थे, वो अभी 100% बोल रहे हैं कि अगले आने 30 साल में हमारा कम्युनिटी में थैलेसीमिया मेजर पेशेंट नहीं होंगे। क्योंकि उनको कुंडली के साथ तो कंपलसरी लिखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है और थैलेसीमिया पोजीशन क्या है। माइनर टू माइनर मैरिज जो बोलते हैं वो होने नहीं देते, कम्युनिटी नहीं देता है। तो ऐसे मेजर्स लेना चाहिए सो दैट हम थैलेसीमिया मेजर को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है। अब सवाल मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर तानिया, ये इस सवाल के अलावा आप मुझे ये भी बताएं, सवाल को हम शामिल कर लेते हैं पहले। ये कह रही हैं, मौसमी पटेल गुजरात से हैं, और ये कह रही हैं मैंने 12 साल पहले कॉलेज में थैलेसीमिया की जांच करवाई थी और 2008 में एक सेमिनार में भाग लिया था, तब मैं इसको लेकर जागरूक हुई और मैंने अपनी जांच कराई। अब मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे बता दें कि क्या कोई और भी टेस्ट हैं जो मुझे करवाने चाहिए और किन बातों का मुझे ध्यान रखना होगा? ओके, तो ये पेशेंट फीमेल है? हाँ। ओके, तो ये जो है अच्छा सवाल लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट ओनली फॉर थैलेसीमिया, आपको एक आपके रूटीन में लाना चाहिए कि आप साल में, अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, आपको कोई पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, थायराइड की समस्या हो, ये डायबिटीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन कोई भी हो, हर साल में आप एक बार स्क्रीनिंग करेंगे। ये स्क्रीनिंग में आपका कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाता है, आपके टोटल थायराइड प्रोफाइल आ जाते हैं, आप शुगर के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे, पोस्ट प्रांडियल करेंगे, HbA1c, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। और एक बहुत ही नया जो है HOMA-IR आया हुआ है, दैट इज़ जिससे हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस पता चलता है। तो ये तो हमारे रूटीन चेकअप है ही। और मैं जो बात में फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, स्क्रीनिंग पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ये स्क्रीनिंग रूटीन लेवल पे हर साल या फिर हर 6 महीने में करा रहे हैं, तो अगर कोई डिज़ीज़ होने की कोई चांसेस है, वो बहुत ही आपको प्रिलिमिनरी स्टेज में पता चल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और एज़ ये क्वेश्चन एक फ़ीमेल से मुझे प्राप्त हुआ है, तो इनका जो है थायराइड, तो मैं बोलूँगी कि जस्ट नॉट ओनली फॉर द हीमोग्लोबिनोपैथीज़, फॉर एनीथिंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम, कोई थायराइड के डिसऑर्डर्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो थायराइड प्रोफाइल कराना भी बहुत ज़्यादा उचित है। और इससे मान लीजिए सिर्फ थैलेसीमिया के नहीं, और भी अगर कोई आपके कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो, इसके जो चांसेस हो सकते हैं आपको बहुत जल्द पता चल जाता है। तो ये जो रूटीन चेकअप्स है, आप इसको लिख लीजिए कि हर साल में आपको एक बार तो करानी चाहिए। सवाल है धीरज परमार का, मुंबई से। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी थैलेसीमिया से पीड़ित है और शुरुआत में डॉक्टरों ने हमें इस बारे में नहीं बताया था। अब इलाज का एकमात्र रास्ता बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब बता रहे हैं वो, और हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। लेकिन क्या यही एक स्थायी इलाज होगा या हमारे आगे कुछ और भी रास्ते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? कृपया हमें गाइड करें। देखिए, पिछले लगभग 40 सालों से बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है थैलेसीमिया के लिए एक डेफिनेटिव या फिर क्यूरेटिव इलाज है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश्ड है। हमारे देश में भी लगभग
आज के डेट में 125 से 150 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स है जहाँ पर ये आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हमारे देश में ये चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बेस्ट जो रहता है छोटे बच्चों में 7 साल से कम की उम्र में बेस्ट रिजल्ट रहते हैं जिनमें आयरन किलेशन वगैरह ठीक से मिला हुआ हो। 7 साल नहीं तो 10 से 12 साल की एज से नीचे हम लोग थैलेसीमिया में ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। बेस्ट जो रिजल्ट आते हैं अगर आपका भाई बहन से जो HLA नाम की जांच है उसमें पूरा मैचिंग हो। अगर वो नहीं मिलता है उसमें सेकंड बेस्ट आते हैं कि हम लोग जो थैलेसीमिया जो वर्ल्ड वाइड HLA की रजिस्ट्रीज हैं वहाँ से किसी से मिल सके डोनर, आपको HLA मैच डोनर मिल सके। लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि पेरेंट्स से या फिर और कोई भाई बहन से जिसमें पार्शियल मैच ट्रांसप्लांट हो, उसमें हम लोग मरीज़ को रिस्क और बेनिफिट ट्रांसप्लांट के बताकर एक्सप्लेन करके डिटेल में उस तरह हैप्लो ट्रांसप्लांट के लिए भी हम लोग ले सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपको एकदम सही बताया गया है तरीका। अगर आपके इसमें बच्चे के सिवा और कोई भाई बहन हैं उसके, तो HLA टेस्टिंग आप जल्दी से जल्दी कराएं और जल्दी आप जो हेमेटोलॉजिस्ट जो इसके ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट हैं उनको आप परामर्श के लिए जाएं। और इसका लगभग रिकवरी पीरियड कितना होता है, क्या क्या? देखिए, ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग लगभग कुछ कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते के लिए मरीज को एडमिट रहना पड़ता है। उसके बाद जो कुछ दवाइयाँ जो हैं इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ वो साल भर तक चलती हैं। उसके बाद लगभग सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं अनलेस कोई ख़राब कॉम्प्लिकेशन हो। तो मोटा मोटा अगर हम लोग सोचें तो 1 से 1.25 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। एक सवाल है तनवीर रॉबिन का गोवा से। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी 2 साल 10 महीने की है। डॉक्टर राजगोपाला, मैं चाहूँगी आप बताएं। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है। इन्होंने कुछ दवाइयों के नाम लिखे हैं, सेरम फेरिटिन और आयरन को लेकर भी इन्होंने बताया है, ये हम उसे दे रहे हैं। किस प्रकार का भोजन हमें दवा के साथ उन्हें देना चाहिए? और इस सवाल के ज़रिए आप ये भी बताइए कि क्या नहीं करना है। जो करना है वो आप लोगों ने बताया, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी? देखिए, नहीं करना, पहले चीज़ ये है कि विंडो डॉक्टरिंग बोलते हैं, वो नहीं करना है। इधर उधर का बात सुन के दवा बदलना, ट्रीटमेंट बदलना, ये नहीं करना चाहिए। जो सही इसका जो विशेषज्ञ है उनसे मिलके ही दवा करना चाहिए। माइनर ट्राइट बोल रहे हैं, माइनर ट्राइट में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोल के ऐसे चिकित्सा तो जरूरी नहीं है, बट न्यूट्रिशन यस जरूरी है। तो घर में जो नेचुरली अवेलेबल है, जो नेचुरल आइटम्स है, किचन में बनाया हुआ, अपना किचन में बनाया हुआ है, ऐसे चीज़ों को लेना और नॉर्मल लाइफ लेना। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसा नहीं, सब लेना चाहिए, लिमिट्स में लेना चाहिए और बच्चों को आदत करना चाहिए। केमिकल आइटम्स, प्रिजर्वेटिव्स, अलग अलग वैरायटी का प्रिजर्वेटिव्स आता है आजकल, ऐसे प्रिजर्वेटिव ऐड किए आइटम्स को लेने का आदत अगर है, जो हम स्टेपल फूड बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को लेने का आदत बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करना चाहिए, जितना पॉसिबल उतना कम। और नेचुरल, फ्रेश, होममेड इज़ प्रेफर्ड ऑलवेज, ये एडवाइस है। अदरवाइज हाँ, बच्चे का हेल्थ इसमें ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज जो एज से शुरू कर सकते हैं उससे एज स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस ये शुरू करना है, और अच्छा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ठीक है। और डॉक्टर तानिया, जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, और आप लोगों ने बहुत सारे रिसर्च का भी हवाला दिया है, तो जो मेजर हैं वो भी क्या होम्योपैथी का सहारा लें, या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो किसी भी तरह की दवा की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जो माइनर हैं जी, मैं मेजर माइनर दोनों ही यहाँ पे मेंशन करूँगी। यहाँ पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप दोनों जो टाइप्स है मेजर माइनर दोनों के लिए ही ले सकते हैं, मगर मेजर का आपका जो मेन स्ट्रीमलाइन जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यहाँ पे एज एडजुवेंट ये आपको हेल्प करने वाला है। सिम्टोमेटिकली आपको ये आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा ये आपको इम्प्रूव करेगा। जो आपके और मान लीजिए इरिटेबिलिटी हो गया, या फिर मान लीजिए बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूशन के चलते जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में होम्योपैथी आपको हेल्प करेगा। और माइनर तो देखिए, जैसे सर ने भी बोला है कि माइनर कोई पेशेंट है नहीं, उनके पास एक ट्रेट है, तो वो भी हमारे किसी की तरह एक नॉर्मल लाइफ ही लीड करने वाले हैं, एक्सेप्ट कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है हम उसको मॉनिटर करते जाए, देखिए कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल एक स्टेबल रेंज पे रहे, उसको ध्यान रखते जाना है। और जैसे आपका सर ने भी अभी बोला, डाइट के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो मेजर माइनर की बात नहीं है, ये टोटली जाता है कि हम पहले पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं,
उनको कन्विंस करना कि आपका जो मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ होम्योपैथी कैसे आपको हेल्प करेगा आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इम्प्रूव करने में। तो अगर पेशेंट विलिंग है वो मेडिसिन एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमारा जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चलता है उसके साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी वो पर्सन के लिए जो सूटेबल है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोनों मोड ऑफ ट्रीटमेंट साथ ही साथ हैंड बाई हैंड चल सकते हैं। ठीक है। और जो हैवी मेटल्स की बात हो रही है, प्रिजर्वेटिव को लेकर डॉक्टर मुकुल, अभी डॉक्टर राजगोपाल ने जो बात कही है कि इनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कई लोग हैं जो माइनर हैं उन्हें पता नहीं है, और आजकल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो ये भी बिना जांचे परखे लेना, इस तरह के छोटे कदम कितना बड़ा प्रभाव दिखा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं? देखिए, अलग अलग सप्लीमेंट्स अलग अलग प्रकार के रह सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हेवी मेटल उसमें कितना एडेड है नहीं है ये हम लोगों को बहुत बारी पता ही नहीं होता है। तो जो हेवी मेटल्स हैं अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जा रहे हैं शरीर के अंदर, तो उनकी अपनी अलग अलग टॉक्सिसिटीज़ हैं। जैसे कॉपर का टॉक्सिसिटी हुआ, जिंक का टॉक्सिसिटी हुआ, एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी हुआ, ये सब जो अलग अलग हेवी मेटल्स हैं इनका टॉक्सिसिटी रह सकता है बॉडी में, जो अलग अलग तरीके से शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो अननेसेसरी आप बिना डॉक्टर से मिले हुए बात किए हुए आप कोई भी ऐसा सप्लीमेंट ना लें, हम लोग इसी चीज़ का हिदायत देते हैं। ठीक है। और मैं चाहूँगी अब जाते जाते आखिर में अगर कोई ऐसी बात है जो छूट गई हो और आप बताना चाहें, क्या मैसेज रहेगा डॉक्टर मुकुल जाते जाते आपका लोगों के लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी थैलेसीमिया माइनर के लिए ज़रूरी है कि जैसे आपने भी बताया कि थैलेसीमिया की जांच आप शादी से पहले एक बारी करा लीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपका कराइए, आपके स्पाउस का कराइए। ये जन्म पत्री मिलाने जितना ही शायद ज़रूरी है या उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक थैलेसीमिया मेजर और इंटरमीडिएट के मरीजों की बात है या नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया मरीजों की बात है, आप आपके डॉक्टर की केयर में रहिए। दवाई के लिए जो ब्लड चढ़ाने के साथ साथ किलेशन का दवाई रेगुलरली लीजिए। आप थैलेसीमिया मेजर हैं या ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया है तो उसमें क्यूरेटिव मोडालिटी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उसके लिए आप जल्दी परामर्श लें। बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर छोटे बच्चों में 10 साल से नीचे की उम्र में अगर ट्रांसप्लांट किया तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो उस एज तक अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो आपके क्योर होने का बच्चे का या लंबे टाइम के लिए ठीक रहने का सबसे अच्छी पॉसिबिलिटीज उस एज तक रहती है। ठीक है। डॉक्टर राजगोपाला, आप क्या कहेंगे? जैसे हम पहले से बोलते आए हैं, कुंडली मिलाने से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराना ज़रूरी है। और दूसरा है कि अगर माइनर है तो डरने का बात नहीं है, ये ध्यान रखना है, खाना पीना ज़िंदगी अच्छा चलेगा। मेजर है तो हाँ, मेजर के लिए डेफिनेट ट्रीटमेंट बोल के एक ही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सब लोगों का हाथ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी या एडजुवेंट का रूप में कोई नेचुरल रेमेडीज़ क्वालिफाइड लोगों से लेना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट या ये मार्केट में जो मिलता है या बातों बातों में जो सुनाया हुआ चीज़ है उसको फॉलो ना करें। क्वालिफाइड लोगों से मिल के एडजुवेंट थेरेपी लें, और एडजुवेंट थेरेपी लिया तो उनका ज़िंदगी भी अच्छे गुजर सकता है। ठीक है। डॉक्टर तानिया, आपका मैसेज? मैं फिर से फोकस करूंगी हेल्थ स्क्रीनिंग के ऊपर। डिज़ीज़ प्रिवेंशन, अगर हम बहुत पहले अवेयर हो जाते हैं उस डिज़ीज़ के बारे में तो हमें प्रिकॉशन लेने में आसानी हो सकती है। और पीडियाट्री में जो हमारा होम्योपैथी का इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर WHO के अगर डेटा देखें तो वो बोलते हैं कि होम्योपैथी इज़ द सेकंड बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। सो पीडियाट्री के सेक्शन में ये बहुत ही वेल एक्सेप्टेड है। तो थैलेसीमिया मेजर हो, थैलेसीमिया माइनर हो, आप होम्योपैथी के बारे में सोच सकते हैं, कैसे मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ एज एडजुवेंट आप ले सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। बिल्कुल। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, डॉक्टर तानिया चैटर्जी, डॉक्टर राजगोपाला। ज़रूरी सलाह और सुझाव आप तीनों ने हमें दिए, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज सुझाव, सलाह, उपाय आपको बताए गए हैं आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे और अपना टेस्ट एक बार ज़रूर कराएंगे, ये पता करने के लिए कि कहीं आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, और जो मेजर हैं उनके लिए किस तरह के इलाज हैं, किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ बहुत सारी सलाह दी गई है। इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा, समाधान रहेगा इस समस्या के लिए। तो आयुष्मान भव में हम आपकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। आप भी जो अपने प्रश्न हैं वो हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इस अंक में थैलेसीमिया को लेकर फिलहाल इतना ही। अगले अंक में किसी और स्वास्थ्य समस्या पर करेंगे खास चर्चा। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।